हेलो स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट या राजस्थान सेट 2026 दोनों ही एग्जाम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं। हालांकि जो सीएसआईआर नेट होता है, जो मैथमेटिक्स और बाकी साइंस की सब्जेक्ट्स के लिए होता है, वहाँ पर पेपर फर्स्ट का कोई अलग से प्रावधान नहीं होता है। नेट के लिए बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन सेट में जो पैटर्न रखा गया है वो यूजीसी के हिसाब से रखा गया है, और यूजीसी में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात की गई है। इसी तरह से राजस्थान सेट 2026 एग्जाम के लिए भी सेम पैटर्न रखा गया है यूजीसी वाला, जिसमें पेपर फर्स्ट होगा जो यूजीसी के पैटर्न पर होगा, और सेकंड पेपर होगा जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका होगा। इसमें आपको 50 क्वेश्चन यानी लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में होंगे, और लगभग 100 क्वेश्चन जो है आपके पेपर सेकंड में होंगे, जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। अब हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस के बाकी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है, क्योंकि सीएसआईआर नेट जो एग्जाम करवाता है वहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड नहीं होते, वहाँ पर पार्ट में होता है कि जैसे जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है, लेकिन वहाँ पर जो सिलेबस होता है पार्ट ए का जनरल एप्टीट्यूड का, वो इस यूजीसी नेट से या राजस्थान सेट से थोड़ा सा अलग होता है। और बाकी सब्जेक्ट वालों के स्टूडेंट के लिए तो ये काम का है, लेकिन साइंस वालों के लिए स्पेशल काम का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पेपर फर्स्ट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या कहाँ से हमें पढ़ें। और क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, उन्होंने पहले भी इसको नहीं पढ़ा हुआ है। यूजीसी की तैयारी करने वाले आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ के, बाकी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास तो वो ऑप्शन रहता है, क्योंकि उन्होंने अगर कभी नेट की एग्ज़ाम दी है या उसकी प्रिपरेशन की है तो उनको तो मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, लेकिन साइंस वालों को इतना आइडिया नहीं था। और एक बुक की बात की जाए कि कौन सी बुक है जिसमें सारा मटेरियल मिल जाएगा, वो भी स्टूडेंट पूछते थे, या कौन सा कोर्स लिया जाना चाहिए। तो अगर साइंस के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको थोड़ा सा अलग ही लग रहा है, उनके लिए मैं ये डिस्कशन रख रहा हूँ। हालांकि यूजीसी नेट के वालों के लिए और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट वालों के लिए, सभी के लिए काम का है, जो पेपर फर्स्ट देते हैं, चाहे राजस्थान सेट हो या कोई और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या नेट की एग्जाम हो, सभी में काम आने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 यूनिट रखी गई हैं, और इसका जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट वाला सिलेबस ही है। तो मैंने इसमें आपको कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप से कुछ अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम सभी 10 यूनिट का डिस्कशन करेंगे कि उन यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। कुछ चीज़ें शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा भी, और कुछ मैं आपको चीज़ें ऐसे बताऊँगा कि आप कहीं और जा कर के सर्च करके पढ़ सकते हैं, आपको यूट्यूब पर और गूगल पर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुल मिला के ये कि हम जो पेपर फर्स्ट है उसका डिस्कशन करेंगे, और उसमें हम कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट ही देखेंगे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, उस सिलेबस में से हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर भी लेंगे, ताकि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसी वीडियो को देख करके आप आगे अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। तो अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो मैं इस वीडियो को एक से ज़्यादा पार्ट में लाने की कोशिश करूँगा। तो पहले पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो उसको जनरल पेपर है ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसका कोड नेट में होता है 00। सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। तो अगर हम बात करें नोट्स के बारे में, तो यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस या पैटर्न जारी किया गया है वो राजस्थान सेट के लिए भी लागू है, और ये नोट दोनों परीक्षा के लिए आपके काम आएंगे। तो इसमें हमने क्रम और बिंदु के अनुसार इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टर्म्स का शब्दावली का यूज किया है, और वीडियो के चर्चा के लिए कुछ हमने नोट्स दिए हुए प्रत्येक यूनिट के बाद। तो देखिए, तो हमारे पास 10 यूनिट है। पहली है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। दूसरी है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिवृत्ति। कॉम्प्रिहेंशन, बोध। चौथी है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। पांचवी है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। छठवीं है लॉजिकल रीजनिंग यानी युक्तियुक्त तर्क। सातवीं है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या। 8 है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। 9वीं है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। और 10वीं है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। तो यूनिट फर्स्ट की हम पहले डिस्कशन करते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति या टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको हम शॉर्ट में कई बार टीए भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस जो आपको यह दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट है टीचिंग का कॉन्सेप्ट, शिक्षण यानी पढ़ाना, उसका कॉन्सेप्ट, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य, अलग अलग लेवल क्या होते हैं टीचिंग, इसमें मेमोरी आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, रिफ्लेक्टिव आता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं टीचिंग के लिए। लर्नर के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट के लिए क्या क्या विशेषता होती हैं, तो ऐसे किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषताएं उसमें आएंगी, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक यानी एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, जैसे टीचर है वो टीचिंग को प्रभावित करेगा ही, लर्नर है टीचिंग को प्रभावित करेंगे, क्योंकि दोनों तो कोर है कि टीचर पढ़ा रहा है लर्नर सीख रहा है, तो ये दोनों तो प्रभावित करने वाले कारक हैं। सपोर्ट मटेरियल क्या क्या है क्लास के लिए, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज यानी सॉरी इसमें शायद कुछ लिखने में गड़बड़ी हो गई है, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी जैसा कुछ होना चाहिए, हालांकि हो सकता है कि सिलेबस में यही दिया हुआ हो। और लर्निंग एनवायरनमेंट यानी पढ़ने के लिए क्या क्या वातावरण है, कैसा माहौल है, और इंस्टीट्यूशन यानी संस्था। तो हो सकता है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज हो, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, हमें एक बार और देखना पड़ेगा कि क्या टर्म यूज की गई है। और उसके बाद है पाठ्यक्रम का सेकंड पार्ट, इस यूनिट का फर्स्ट यूनिट का, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। जो हायर लर्निंग होती है उसकी जो इंस्टीट्यूशन होती है, संस्थाएं होती है, उन्हें पढ़ने की क्या क्या पद्धतियाँ हैं, तो टीचर सेंटर्ड वर्सेज लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी एक तो होती है जिसमें टीचर को केंद्र में रख करके चीज़ें तैयार की जाए कि टीचर जैसा पढ़ाएगा वैसा ही स्टूडेंट को पढ़ना होगा। दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, जहाँ पे सीखने वाले को जो सीखना है उसके अनुसार पढ़ाया जाता है। तो ये दो अलग अलग मेथड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं कि पहले हमारी जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड थी, उसको धीरे धीरे स्टूडेंट सेंटर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अभी नया तो आपको पता ही होगा ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन मेथड्स। और ऑनलाइन मेथड्स में क्या क्या है, जैसे एक स्वयं पोर्टल है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पोर्टल है, आप उसको देखना काम पाएगा, स्वयं प्रवाह है, और MOOC या MOOCs इसको बोलते हैं। ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, परंपरागत क्या क्या थी, मॉडर्न क्या है, और ICT बेस्ड क्या है। एवेल्यूशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली, एवेल्यूशन का मतलब स्टूडेंट ने क्या पढ़ा, टीचर ने क्या पढ़ाया, उसका मूल्यांकन कि उसको कितना समझ में आया, कैसा माहौल था, सारी चीज़ें। तो उसमें क्या क्या एलिमेंट है उसके, एवेल्यूशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि टेस्ट होते हैं, एग्जाम होती है, मौखिक पूछा जाता है, कुछ एक्टिविटी दी जाती है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, टास्क दिए जाते हैं, वो अलग अलग एवेल्यूशन होते हैं। एवेल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, अभी जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS ये जो प्रणाली आई है वो कैसे है, उसमें एवेल्यूशन कैसे होगा वो आपको पढ़ना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होते हैं, और इनोवेशन इन एवेल्यूएशन सिस्टम की मूल्यांकन जो पद्धति हैं उनमें क्या क्या नए नए एवेल्यूशन हो रहे हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक होती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ब्लूम ने टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको किस तरह से अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया, उसका वर्गीकरण किया, वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, या इसको हिंदी में बोलते हैं ब्लूम का वर्गीकरण। उसने 3 चीज़ों में बांटा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जैसे कॉग्निटिव में आता है आपका ज्ञान, नॉलेज, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अफेक्टिव में आता है प्राप्ति यानी रिसीविंग, प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्डिंग, मूल्य निर्धारण, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, चरित्र निष्ठा। और साइकोमोटर में आता है अभिकल्पना, तैयारी, निर्देशित प्रक्रिया, यांत्रिकता, जटिल प्रक्रिया। अब ये एक एक जो वर्ड इसमें दिया हुआ है इसको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हालांकि हम इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पर एक एक जो वर्ड है, ज्ञान का क्या मतलब है, समझ का क्या मतलब है, इंग्लिश में देखिए नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन का क्या मतलब है, एनालिसिस या विश्लेषण का क्या मतलब है, सिंथेसिस या संश्लेषण का क्या मतलब है, एवेल्यूशन का क्या मतलब है, सारे जो टर्म्स हैं उनका हमको मतलब पता होना चाहिए। तो वो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक एक टर्म को आप विकीपीडिया पर या गूगल पर डाल करके उसके बारे में थोड़ी और डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। ये मैंने केवल वर्गीकरण या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसलिए दी है यहाँ पे, ताकि आप इन तीनों कैटेगरी में, तीनों डोमेन में इनकी जो टर्म यूज की हुई हैं उनको आप याद रखें, क्योंकि ये आपको
हो सकता है एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसमें ज्ञान है वो कॉग्निटिव में आता है या अफेक्टिव में आता है या साइकोमोटर में आता है, या आपसे पूछ लिया जाए कि अभिकल्पना कॉग्निटिव में है अफेक्टिव में है, या ऑप्शन मैचिंग करने वाला कि ए बी सी एक साइड दे दिया, 1 2 3 एक साइड दे दिया, कौन से में आता है, या ग्रुपिंग। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है सीधा यहाँ से आ जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पे दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट को आप 3-4 बार पढ़ेंगे या फिर अपने कागज पर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ काम कर रही है। उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का स्तर है। तो लेवल ऑफ टीचिंग में आपको स्मरण शक्ति का स्तर होता है, याद करने का, जैसे तथ्यों को याद करने, अध्यापक केंद्रित कहलाता है ये टीचर सेंटर की। टीचर ने आपको कोई जैसे मान लो टेबल दे दी, 2 की टेबल दे दी, पहाड़ा जिसको बोलते हैं हम, वो आपको याद रखना है। या आपको उसने कुछ, आप अगर टीचर बन रहे तो अपने स्टूडेंट को कुछ जैसे राज्य है उनकी राजधानी याद करने को बोल दिया, या कोई गणित का फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आपको याद करने के लिए बोल दिया। तो उसमें टीचर है वो आपको बता रहा है या स्टूडेंट को बता रहा है कि उसको क्या याद रखना है, और वो स्टूडेंट है वो तथ्यों को याद रख रहा है, मेमोराइज कर रहा है। तो इसमें एक अध्यापक केंद्रित या टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई। टीचर बताएगा कि ये याद कर लो, अब स्टूडेंट को याद हो नहीं हो कैसी चीज़ें होंगी वो एक चर्चा का विषय है। तो उसमें स्टूडेंट को फोकस करने के बजाय टीचर पर फोकस किया गया है। टीचर ने पूरी मान लो 100 लोगों की क्लास है तो 100 को एक टास्क दे दिया कि आपको ये सूत्र याद रखना है, तो वो टीचर कैंडिडेट हो गया। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल या समझ का स्तर। इसमें कॉन्सेप्ट को यानी अवधारणा को समझना है, और इसको किसने दिया है? मॉरिसन ने इसको प्रतिपादित किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसमें मॉरिसन का जो नाम है वो आपको याद रखना है, कि हो सकता है कि जो मॉरिसन है उससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाए। तीसरा है रिफ्लेक्टिव स्तर, समस्या का विचारात्मक स्तर, यानी समस्या का समाधान करना। कोई समस्या स्टूडेंट को मिल गई और उसको सॉल्व किया, जैसे टास्क दे दिए जाते हैं या ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ चीज़ें दी जाती है कि आप इस समस्या पे विचार करो, या मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम दे दी, मान लो ऐसे दे दिया कि बढ़ती जनसंख्या है, ये समस्या है, तो इसका क्या क्या समाधान हो सकता है, तो वो आपको विचार करना है स्टूडेंट को। उसमें चिंतनशील सोच स्टूडेंट की विकसित होती है। या ऐसे दे दिया कि मान लो क्लासरूम में 4 टेबल है, उसमें से 3 टेबल सही हैं, 1 टेबल खराब है। टेबल का मतलब बैठने या टेबल कुर्सी वाली टेबल की बात कर रहा हूँ। तो एक टेबल खराब है, अब स्टूडेंट उसको ठीक करने का अगर प्रयास करें तो कैसे हो सकता है। या उनके मान लो सोसाइटी में या स्कूल में मान लो पानी की प्रॉब्लम है कि पानी भर जाता है, तो स्टूडेंट को विचार दिया कि आप सोच के बताओ कि इसका क्या क्या समाधान हो सकता है। किसी भी स्तर का समस्या का समाधान करना, उसको विचारात्मक स्तर पर लाना, वो एक लेवल होता है टीचिंग का। हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ से थोड़ा एग्री नहीं करते हों, क्योंकि इसमें अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग बात होती है। विचारात्मक में एक स्तर ये हो सकता है कि टीचर किस तरह से चीज़ों को विचार कर रहा है कि स्टूडेंट की जो समस्या है उनको कैसे टीचर है वो उसको ठीक करेगा। अलग अलग लेवल के स्टूडेंट वहाँ पर अवेलेबल है क्लास में, तो उन सबको साथ लेकर कैसे चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में सबसे जो कमज़ोर बच्चा है वो उसको समझ में नहीं है, उसके सिर से ऊपर से निकल जाए, या सबसे कमज़ोर स्टूडेंट को समझाए तो सबसे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो चुपचाप बैठा रहे, क्योंकि वो उसको सारी चीज़ें आती है तो उसका टाइम ऐसे ही खराब हो। तो वो सारी चीज़ें। शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं हैं? लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट की क्या क्या विशेषताएं? तो स्टूडेंट को कुछ प्रायर नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान होता है। हर एक स्टूडेंट की एक लर्निंग स्टाइल होती है, और हर एक स्टूडेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास। तो ये शैक्षिक से एकेडमिक से रिलेटेड आ गया। और सामाजिक क्या क्या विशेषताएं? सहकर्मी समूह, पीयर ग्रुप, जैसे आपका मान लो स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट के साथ ग्रुप में कैसे बिहेव करता है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, वो जैसे किस एरिया से आता है, ग्रामीण एरिया से या शहरी क्षेत्र से या अर्ध शहरी क्षेत्र से, अमीर परिवार से, गरीब परिवार से, बाकी सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। जैसे मान लो राजस्थान के एक हिस्से में जो स्टूडेंट है जो रेगिस्तानी इलाके में रहता है, दूसरा है जो पूर्व में रहता है अरावली में, तो दोनों का सांस्कृतिक प्रभाव अलग है, सामाजिक पृष्ठभूमि काफ़ी असर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। भावनात्मक इमोशनल
इसमें आती है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। हर एक स्टूडेंट के पास अलग मोटिवेशन होता है। एंग्जाइटी का लेवल अलग होता है, किसी को कुछ चिंता होती है, किसी को चिंता का स्तर कम होता है, किसी को इसी बात की चिंता होती है उसको कुछ याद नहीं हो रहा, किसी को इस बात की भी चिंता नहीं होती कि स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। और सेल्फ स्टीम या आत्मसम्मान, हर स्टूडेंट का एक आत्मसम्मान का स्तर अलग होता है। जैसे किसी स्टूडेंट को आपने डांट दिया तो वो केवल डांटने की वजह से ही अच्छे से पढ़ने लग जाएगा। किसी स्टूडेंट को कितना भी कह लो वो नहीं पढ़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि उससे कोई चीज़ या जवाब दिया क्लास में और गलती से वो जवाब गलत हो गया तो उसका आत्मसम्मान अपने आप को ऐसे कचोटेगा कि मैंने इतना गलत जवाब क्यों दिया, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। हर स्टूडेंट का एक अलग अलग सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान का लेवल होता है। और क्या क्या विशेषता होती हैं, जैसे संज्ञानात्मक विशेषता में पियाजे का औपचारिक क्रियात्मक स्तर 12+ वर्ष के लिए एंड पियाजेट्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12+ ईयर। मानसिक क्षमता और रचनात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसे बुद्धि है, बुद्धि किस स्तर पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं स्टूडेंट में। अभिवृत्ति यानी एप्टीट्यूड के ऊपर, और रुचि क्या क्या है अलग स्टूडेंट की, प्रतिभा उनमें क्या क्या है, और अधिगम यानी लर्निंग में क्या क्या वैरायटी है या भिन्नता है। ये इसमें गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ये आपको पढ़ना है, यानी एक तो पियाजे को आपको पढ़ना है ये वाला, और एक गार्डनर ये आपको पढ़ना है। और वैसे आपको इनको शॉर्ट में याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट को एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। उसके बाद टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, शिक्षण प्रभावक तत्व ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो है टीचर, कि टीचर तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा ही, कि टीचर योग्य है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीचर को कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस कितना है, मोटिवेशन है क्या टीचर के पास, अभिप्रेरणा की मुझे स्टूडेंट को पढ़ाना है या नहीं, और टीचर की पर्सनालिटी। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ इतने घुल मिल कर रहते हैं कि बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपनी टीचिंग में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चों के साथ वो घुल मिल नहीं पाते, तो उनमें एक दूरी आ जाती है। उनकी योग्यता भी कि टीचर जिस क्लास को पढ़ा रहा है क्या उसकी योग्य है या नहीं। नॉलेज उसको हो सकती है कि नॉलेज उसको सीधी सी बात है कि स्टूडेंट से तो ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे मैंने अभी इसके स्पेलिंग को गलत लिख दिया, यार कोई बात नहीं। तो नॉलेज तो उसको ज़्यादा होगी लेकिन क्या उसको उस नॉलेज को डिलीवर करना आता है या नहीं स्टूडेंट्स को, ये एक प्रभावित तत्व हो गया। एक होता है शिक्षार्थी का यानी लर्नर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्नर को पहले से क्या नॉलेज है। जैसे मैं अभी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको क्या आपने ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने उनको पहले से पढ़ा हुआ है तो उनको आसानी से समझते हुए जाएंगे, हो सकता है वो उसको 2x स्पीड या 1.5x स्पीड पर देखें। और जिनको बिल्कुल भी पूर्व ज्ञान नहीं है उनको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ समझ में आ रही है कुछ ऐसे ही जा रही है। तो ये हो गया पूर्व ज्ञान। अधिगम शैली यानी लर्निंग की स्टाइल। और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट सही फील नहीं कर रहा, स्वस्थ फील नहीं कर रहा, उसकी बॉडी में पेन है या कुछ प्रॉब्लम है या बैठने में या सुनने में या देखने में प्रॉब्लम है या मेंटली वो अनस्टेबल है, उसको टेंशन है, कुछ भी है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और सहायक सामग्री तो होती है, जैसे पाठ्य पुस्तक, कैसी टेक्स्ट बुक हैं, रेफरेंस बुक कौन सी है, ई कंटेंट आजकल चलता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, संस्थागत सुविधाएं। हाँ, तो हो सकता है कि इंस्ट्रक्शनल जिस शब्द की मैं कह रहा था वो यही यूज होता हो, मेरे लिए थोड़ा सा अलग है। जिसमें क्लासरूम कैसा है, प्रयोगशाला लैब कैसी है, पुस्तकालय है या नहीं, स्मार्ट बोर्ड है या नहीं है तो कैसा है, क्या उन तक स्टूडेंट का एक्सेस है या नहीं, या सारी क्लासेस के लिए वो अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो आपको शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रभावक तत्वों में, कारकों में आपको ये 4 चीज़ें तो विशेष तौर पे याद रखनी ही है। हो सकता है आपको कुछ और भी मिले लेकिन ये 4 तो आपको याद रखनी है। उसके बाद ये और आगे हम आते हैं शैक्षिक वातावरण। या शैक्षिक वातावरण में जैसे भौतिक वातावरण की गर्मी सर्दी का है, या जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे धूप तो नहीं आती, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ऐसा डर हो कि छत तो ना गिर जाए है, और जैसे बाहर से कितना शोर आ रहा है, पास की कक्षा से और आपकी कक्षा में कितना दूरी है, या बहुत सारे भौतिक वातावरण होते हैं। और मनोवैज्ञानिक जलवायु, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, एक तरह से आप मान लो कि कैसा वातावरण है पूरे क्लासरूम का, भौतिक और मानसिक तौर पे। फिर प्रशासनिक नीतियाँ, कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी है, कोई स्टूडेंट अगर नहीं आया एक दिन तो क्या उसको दंड दिया जाता है या नहीं, किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं
तो क्या उस पर प्रतिक्रिया रहती है, कैसे क्लासेस को मैनेज किया जाता है, कैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच के रिलेशन को मैनेज किया जाता है, टीचर्स को क्या क्या काम दिए जाते हैं कि वो कितना पढ़ा पाए, कितना बाकी चीज़ों को कर पाए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या पाठ्येतर जो गतिविधियाँ होती हैं सिलेबस के अलावा, उनको कैसे बच्चों को करवाया जाएगा, वो सारी प्रशासनिक नीतियों पे प्रभावित होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मूल्यांकन प्रणाली तो आपको पता ही है, बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इवैल्यूएशन होगा बच्चे की नॉलेज का, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद अब हम आते हैं हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में टीचिंग मेथड यानी शिक्षण की पद्धतियाँ किस तरह से होती है। तो वही ये एक तो टीचर सेंटर्ड, अब हायर एजुकेशन में है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं कि एक तो वहाँ पे लेक्चर्स की बात आती है कि लेक्चर्स की पद्धति क्या है, और टीम टीचिंग किस तरह से है, सेमिनार हायर एजुकेशन में आपने देखा होगा, और आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो आपके कॉलेज में या कई भी सेमिनार हुए होंगे कि आपके टीचर ने कहा होगा कि आप उस सेमिनार में जाओ, आपके काम का है। स्टूडेंट कई बार नहीं जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं उन चीज़ों को। तो ये एक पद्धति होती है पढ़ाने की कि टीचर किस तरह से पढ़ाता है, व्याख्यान दे रहा है, एक टीम टीचिंग होता है, एक सेमिनार वाली चीज़ होती है, सेमिनार कभी आप ज्वाइन करना अच्छा रहता है। शिक्षार्थी के स्टूडेंट के इसमें डिस्कशन मेथड होता है, चर्चा पद्धति, समस्या आधारित अधिगम यानी कोई प्रॉब्लम दी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम सीखे। जैसे मान लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आपको कोई प्रोग्राम बनाने का टास्क दे दिया कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है, और उस प्रोग्राम को बनाने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी, उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसा कि नाम से पता चलता है, और प्रोजेक्ट पद्धति, कोई भी प्रोजेक्ट आपको दे दिया। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्वयं, स्वयं पोर्टल, जिसको मैं अलग से लिख देता हूँ, स्वयं पोर्टल। ये MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आजकल हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री शायद हो गया है, तो उसका एक पोर्टल बना है SWA/AM। इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको लेक्चर्स की सीरीज, आपको कोर्स, आपकी डिग्री या डिप्लोमा वाले जो कोर्सेज है, आपकी जितनी भी बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़नी होती है, उनका बहुत अच्छा मटेरियल आपको इस पोर्टल पर अवेलेबल है, और आमतौर पे पूरा फ्री है। कुछ कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्री में, एग्जाम देनी होगी। कुछ कोर्स ऐसे हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए कुछ पैसा शायद आपको देना पड़ सकता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs है, NITs हैं, IIM और बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सहयोग से ये पोर्टल विकसित किया गया है। आपको इसका नाम तो पता होना ही चाहिए, और आप खुद जाकर भी इसको देखें, शायद आपको कुछ काम का भी मिल जाए। उसके अलावा आप देखो स्वयं प्रभा, जिसमें स्वयं प्रभा में क्या हुआ कि आपने याद हो तो पहले फ्री डिश आई थी DTH में, तो वहाँ पे चैनल्स बनाए गए थे, अभी भी है, अभी भी आप देखो तो आपको फ्री चैनल्स हैं, जिसमें 34 अलग अलग चैनल हैं जिन पे लगातार एजुकेशन कंटेंट है वो प्रसारित होता रहता है। कभी आपको फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी आपको हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, बहुत अच्छे से वो पढ़ाते हैं, और प्रॉपर क्लासेज होती हैं टाइम शेड्यूल के हिसाब से। अच्छे जो एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, वो वहाँ से आते हैं। और एक है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसके लिए आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा, कोर्सेरा। कोर्सेरा पे आपको बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, कुछ फ्री है, फ्री बहुत कम है शायद, लेकिन अब फ्री भी हैं और पेड भी हैं। edX आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आप देख सकते हो। और NPTEL के द्वारा भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। NPTEL की साइट भी है, और आप यूट्यूब पर भी इनके लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये जो नाम है, स्वयं प्रभा है या स्वयं पोर्टल है, मूक्स है, मूक्स के अंदर कोर्सेरा है, edX है और NPTEL है। ये आपको याद होने चाहिए, हो सकता है इसका क्वेश्चन आपको आ जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि एक एक वर्ड को अब और आप सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो आप इतना तो याद रखिए। अब आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, शिक्षक सहायक प्रणाली, यानी कि पढ़ने पढ़ाने में कौन कौन से जो टीचिंग एड है चीज़ें काम में आती है। तो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल में तो हमको पता है चौकर बोर्ड आता है, या मुद्रित सामग्री से पाठ्य पुस्तकें आ गई, बुक्स आ गई, और जर्नल्स आ जाते हैं न्यूज़पेपर्स में। हालांकि न्यूज़पेपर का डायरेक्ट यूज नहीं होता, पर जो जर्नल होते हैं जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो मैगजीन की फॉर्म में आते हैं, वो होते हैं।
भौतिक मॉडल में आप मान लो जैसे कि आप पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आपने वो ग्लोब का जो मॉडल है वो देखा होगा, तो वो भौतिक मॉडल। ये तो कोई पारंपरिक चीज़ें जो बहुत समय से चल रही है। फिर बीच में आए थे ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो अभी भी जो होते हैं, प्रोजेक्टर लगा दिया जाता है रूम में, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। टैप रिकॉर्डर और टेलीविज़न, ये भी पढ़ने के लिए टीचिंग एड की तरह काम में आते हैं, लेकिन अब उनका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि टेलीविज़न और टैप रिकॉर्डर के बजाय स्मार्ट बोर्ड जो आईसीटी आधारित है, आप थर्ड पॉइंट में देख रहे हो, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए, वर्चुअल लैब्स आ गई, और मल्टीमीडिया में आपको जैसे आजकल तो आपको टैबलेट पर आधारित कोर्स मिल जाते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो आपको आईसीटी आधारित टीचिंग सहायक प्रणाली है। जैसे मैं अभी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये भी आईसीटी आधारित है, जिसमें मैंने अपने लैपटॉप पर इसको रिकॉर्ड किया है, और आप अपने लैपटॉप पर या फ़ोन पर या टैबलेट पर या किसी और डिवाइस पर आप इसको देख रहे हैं, तो ये एक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो गया। एवेल्यूशन सिस्टम्स, मूल्यांकन प्रणाली, तो मूल्यांकन प्रणाली के एलिमेंट्स में आते हैं उद्देश्य क्या है एवेल्यूशन का, उसके लिए प्रोसेस क्या ली जा रही है, क्या डिसीजन है, फीडबैक है। और टाइप्स में आ जाता है नैदानिक, डायग्नोस्टिक, यानी जैसे आपने बीमारियों में सुना होगा कि कोई बीमारी तो उसका निदान किया जाता है। निदान शब्द को कई बार लोग उपचार से कंफ्यूज हो जाते हैं, उपचार नहीं है, निदान का मतलब एक तरह से मान लो पता लगाना। तो डायग्नोस किया जा रहा है स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है या किस तरह से उसको पढ़ाया जा सकता है। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, योगात्मक, और मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड। एक क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो गया आजकल, जिसमें स्टूडेंट कुछ भी सब्जेक्ट अपनी चुन सकता है। जैसे पहले होता था कि मान लो आपको कोई एक डिग्री करनी है, डिग्री ए, और उसमें आपको 3 साल है, उसमें प्रत्येक साल में आपको 5 सब्जेक्ट का फिक्स दे दिया कि आपको 15 सब्जेक्ट यही पढ़नी पड़ेंगी या 15 पेपर यही पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अब छूट मिल गई कि आपको 15 यही नहीं पढ़ने, आपने इसमें से 10 कुछ और ले लिए, 5 अपनी मर्जी से कुछ और ले लिए, तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट को आज़ादी दी गई है इनको चुनने की, जो जीपीए आधारित है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ गए, जैसे एनटीए क्या करवाती है, अभी तो एनटीए काफ़ी न्यूज में है। एनटीए करवाती है जैसे जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, और आपके नेट एग्ज़ाम होती है, नेट, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो एनटीए द्वारा करवाती है, यूजीसीसी नेट में करवाती है। इसमें क्या होता है, त्वरित परिणाम वाली बात है कि आपको ऑनलाइन आपने टेस्ट दिया, ऑनलाइन आपने एग्ज़ाम दी, तो डायरेक्ट कंप्यूटर एवेल्यूट कर लेता है, और ऑब्जेक्टिव होता है, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं रहती, कौन स्टूडेंट दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आंसर फिक्स होते हैं कि यही आंसर होगा तो सही है, ये आंसर होगा तो गलत है, तुरंत आपका जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। और इनोवेशन क्या है, ई मूल्यांकन, ई वैल्यूएशन, पीयर असेसमेंट, सहपाठी मूल्यांकन यानी ग्रुप बना दिया उसमें, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, और रूब्रिक आधारित मूल्यांकन या रूब्रिक बेस्ड एवेल्यूशन। तो ये आपको जो शब्द है, टर्म्स है, ये आपको याद होनी चाहिए, और आप इनको एक एक थोड़ा सा और देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट हो गई। अभी तक हमने केवल यूनिट 1 को थोड़ा सा डिस्कस किया है। यूनिट फर्स्ट, मुझे लगता है कि ये यूनिट फर्स्ट में ही हमें काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं इस लेक्चर को यही रखूँगा। इसके आगे का हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आप ये चीज़ें देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसका जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करवा दूँगा। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत सारा ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या-क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। और अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं और इन चीज़ों को देख लेते हैं, तो आप हो सकता है कि कुछ ईज़ी क्वेश्चन आए, बिना और ज़्यादा पढ़े हुए आप इन क्वेश्चंस को कर दें। बस जो टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म हैं, या कुछ ऐसे साइट के या सॉफ्टवेयर के नाम है, वो आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। से यहाँ पे आ गया कोर्सेरा, एडएक्स, एनपीटीईएल या स्वयं पोर्टल, और ये आपके जैसे पियाजे का औपचारिक स्तर या गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये आप देखें, फिर आगे की बातें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।